हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर HV इंग्लिश लर्निंग। और मैं आपका एजुकेटर हेम वर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो यूपी बोर्ड के सिलेबस में प्रोज बुक में जो पहला चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट, उसको हम हिंदी में समझेंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है कि उस चैप्टर को कैसे समझें। तो मैं बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस में मैं जब अपने लेक्चर्स देता हूं तो वहां तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन यहां पर तो तुम लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि यहां तुम लोग वीडियो को बार बार रिवाइंड कर कर देख सकते हो। वहां पूछने का इतना मौका नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ तुम हर बार जब भी सीखना चाहो तो हर बार उस वीडियो को रिवाइंड करो और जितना चाहो उतना सीख सकते हो। तो ये तुम लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑफलाइन चलिए ठीक है, वो सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो तुम यहाँ पर ऑनलाइन सीख सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसको लिखा है, जिसके लेखक, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस ने। थोड़ा सा समरी बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में शुरू करने से पहले। W.C. डगलस जो वेलन राइटर के, वो भारत की यात्रा पर निकले हुए थे और वो दिल्ली से उनको रानीखेत जो ब्रिटिश रेलवे स्टेशन रहा था उस समय का, तो वहाँ जाना उनको था। तो बीच में रास्ते में उन्हें ट्रेन से जाना था, तो वहाँ बरेली में वो प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे कुछ बाहर की हवा खाने के लिए। उतरते ही कुछ बच्चों ने, जो रिफ्यूजी बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको घेर लिया और वो अपना सामान बेचने के लिए, वो एक हॉकर्स की तरह थे जिन्होंने हाथों में कुछ फेंस वगैरह कुछ और चीज़ें ली हुई थी जो हैंडमेड थी, बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें पता था कि ये अंग्रेज़ आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो ये हमारी चीज़ों को खरीद लेगा, तो वो एकदम से टूट कर पड़ रहे थे। तो उन्होंने जितना उनसे बन पड़ा खरीद लिया, उनके सारे हाथ बाजुएं सब भर गए। लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बार बार वो उनसे प्रार्थना कर रही थी कि आप मेरा भी सामान खरीद लीजिए, मेरा भी कुछ खरीद लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल अनेबल थे कुछ और खरीदने के लिए। लेकिन लड़की को देखकर उनका हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया और उन्होंने क्या किया कि ठीक है, वो खरीद तो नहीं सकते लेकिन वो उस लड़की को हेल्प कर सकते हैं। कि केवल हेल्प करने के बहाने उन्होंने कुछ पैसे अपनी जेब से निकाल कर, कुछ कोइंस निकाल कर उस लड़की को थमा दिए। लेकिन लड़की ने आंसुओं के साथ में पहले तो वो रोई और उसके बाद में फिर उसने उस पैसे को वापस कर दिए, बड़े ही गंभीरता के साथ में, बड़े ही गर्व के साथ में उन पैसों को वापस कर दिया। और लेकिन जब देखा लेखक ने कि यार लड़की में कितना, इतनी छोटी सी बच्ची है, 9 ईयर की बच्ची है और उसमें इतना स्वाभिमान, तो भारत के लोगों में कितना स्वाभिमान होगा, है ना। तो ये भारत के स्वाभिमान को, भारत की आत्मा के अंदर जो स्वाभिमान की झलक है उसको दर्शाता है ये चैप्टर। और फिर वो उस लड़की से कुछ सामान खरीद ही लेते हैं, और मुश्किल वो पकड़ पाते हैं उस सामान को, लेकिन फिर भी वो कुछ खरीद लेते हैं। और इसी स्वाभिमान को दर्शाने के लिए उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। हिंदी में मैं समझाऊंगा तुम लोगों को और इसके वर्ड मीनिंग्स और इसका जो जितना भी अर्थ है हिंदी में उसको तुम लोग अच्छे से समझते हुए चलना, ठीक है। और बाद में जो एक्सरसाइज वर्क होगा, जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, एक्सप्लेनेशन होंगे, मैं बाद में तुम लोगों को दूंगा। तो अभी मैं पार्ट 1 में कुछ इसका पार्ट कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं गर्ल विद अ बास्केट। इसको मैं हिंदी में तुम लोगों को समझाऊंगा और पार्ट 1 में मैंने इस लेसन को कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट इसके मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊँगा, तब तक तुम लोगों को वेट करना होगा। सबसे पहले तुम लोगों को इस लेसन के ऑथर के बारे में जानना चाहिए और हर लेसन के ऑथर के बारे में तुम लोगों को जानना ही चाहिए। उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन तुम लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज मिलती है उससे। दूसरी बात, जब तुम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हो तो वहाँ पर ऑथर या कंपोज़र का नाम पूछा जाता है और लेसन का टॉपिक का नाम भी पूछा जाता है। तो इसलिए तुम लोगों को ये 2 बातें ज़रूर जाननी चाहिए। विलियम सी डगलस, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब USA के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। विजिटेड इंडिया इन 1950, जिन्होंने 1950 में भारत का भ्रमण किया था। अब देखिए यहाँ पर हम ग्रामेटिकल रूल की बात करें तो कॉमा से ही बात बन गई है, जबकि यहाँ पर हम हु लगा सकते थे, हु को हम यूज़ कर सकते थे। हु विजिटेड इंडिया इन 1950, लेकिन हमने हु की जगह केवल कोमा को ही यूज किया है। तो जिन्होंने भारत की यात्रा 1950 में की थी, ड्यूरिंग हिज विजिट ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। अपने भ्रमण के दौरान
उन्हें दिल्ली से रानीखेत यात्रा करने का मौका मिला। हिल स्टेशन, और रानीखेत क्या है, वो एक हिल स्टेशन है इन द हिमालयाज, हिमालय पर्वतमाला में एक हिल स्टेशन है, मतलब जहाँ पर ब्रिटिश आर्मी रहती थी। He was a realistic and a supporter of labor, वो एक वास्तविकता एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, या फिर लेबर में या कहें मेहनती लोगों को सपोर्ट करने में विश्वास रखते थे। मतलब वो एक वास्तविक थे और मजदूरों का या जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों को बहुत सपोर्ट करते थे। He also loved self respect and self confidence, उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, स्वाभिमान एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस तथा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा पसंद था। He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. He was fascinated, fascinated का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, fascinate का मतलब, and charmed और आकर्षित हो जाना, charm का मतलब। तो वो मंत्रमुग्ध हो गए थे, चार्म हो गए थे, आकर्षित हो गए थे विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर। वैसे तो चार्म और फैसिनेट दोनों लगभग सिनोनिम के रूप में यूज होते हैं। तो वो भारत के सौंदर्य को देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बहुत मंत्रमुग्ध तथा आकर्षित हो गए थे। अ गर्ल विद अ बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज। अ गर्ल विद अ बास्केट उनके प्रसिद्ध एसेज में से, निबंधों में से एक है। तो ये था हमारा ऑथर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं सीधे चैप्टर पर। I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. ये तुम लोगों को भी इसी तरह से रीडिंग करनी है ताकि तुम लोगों का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा हो जाए। तो I had left, मैं निकला, मतलब मैंने न्यू दिल्ली को छोड़ दिया, फॉर हिमालयाज, हिमालय की यात्रा करने के लिए, मतलब रानीखेत जाने के लिए मैंने दिल्ली को छोड़ दिया, मतलब मैं दिल्ली से निकल गया। I was going as far as बरेली। अब देखो तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी देना होता है, जैसे यहाँ पर ये यूज हुआ है वर्ड बरेली। बरेली की स्पेलिंग है BAREILLY। तो याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है कि यार बरेली की स्पेलिंग क्या होती है। क्या हम तो यार ऐसे भी याद रख सकते, या ये वर्ड ऐसे भी हो सकता था कि BARELY, इतने से भी काम चल सकता था या कुछ और भी हो सकता था। तो ऐसा क्यों है ना। तो ये तो वर्ड जिसने बनाया है, जिसने लिखा है, अंग्रेजों ने नाम दिया है, इसका स्पेलिंग दी है, तो वो इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन याद कैसे रखना है, जैसे भी तुम्हें समझ में आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन, मैं यही बताता हूँ हमेशा, जैसा भी तुम्हें प्रोनाउंसिएशन उसका समझ में आ रहा है माइंड में वैसा ही बना लो, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ है और वहाँ स्पेलिंग तुम्हारी समझ लो कॉपी हो जाएंगी माइंड में, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है बोलो उसको वैसा ही। तो यहाँ पर बरेली तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, बरेली, तो तुम्हें समझ में आ गया कि बरेली की स्पेलिंग है BAREILLY, ठीक है, लेकिन बोलो बरेली। बाय ट्रेन, तो मुझे बरेली तक तो ट्रेन से जाना था। एज फार एज का मतलब है यहाँ पर वहाँ तक, तो बरेली तक तो मुझे ट्रेन से जाना था। एंड देन बाय कार, और उसके बाद मुझे कार से जाना था टू रानीखेत के लिए। और रानीखेत क्या है, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रिज अपोजिट अ 120-mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। तो ये क्या है, ये ब्रिटिश आर्मी, एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, ऑन लोकेटेड ऑन 6,000 फीट, जो 6,000 फीट की रिज ऊंचाई पर स्थित था। अपोजिट आर 120-mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, बर्फ से ढके हुए हिमालय का जो 120 माइल का फैलाव है उसके ठीक अपोजिट था। मतलब 120 मील की दूरी में फैला हुआ बर्फ से ढका हुआ हिमालय के ठीक विपरीत दिशा में ये 6,000 फीट की ऊंचाई पर हिल स्टेशन स्थित था, जिसका नाम था रानीखेत। और
लेखक को वहीं जाना था दिल्ली से। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमी थी। अब देखिए यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल यहाँ पर यूज़ करोगे कि ट्रेन धीमा चल रही थी, ट्रेन वॉज मूविंग स्लोली, ठीक है ना, या ट्रेन वॉज मूविंग स्लोली ही सही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमा थी, मतलब ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, तो इतने से ही काम चल गया। एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशन, और रास्ते में पड़ने, ऑल द वे स्टेशन का मतलब क्या है कि रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर ये रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब तुम जानते ही हो, रेल का डब्बा। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर, मैं दरवाजे को झुलाकर खोल देता। स्वंग को इसलिए यूज किया गया है कि दरवाजा, ट्रेन चलती है तो दरवाजा एक तरह से हवा में रहता है, तो स्वंग ओपन द डोर, मैंने हवा में दरवाजा खोल दिया। ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डब्बे का दरवाजा खोल देता था मैं। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और कुछ देर प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करता था। The platform was packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. The platforms were packed, भरे हुए थे, जहाँ जहाँ भी ट्रेन रुकती थी तो प्लेटफॉर्म वो भरे हुए होते थे विद पीपल, लोगों से। और उन लोगों में थे सिख्स, सिख धर्म के लोग, मुस्लिम्स, मुस्लिम धर्म के लोग, हिंदू, सोल्जर्स, सैनिक, मर्चेंट्स, व्यापारी लोग, प्रीस्ट, पुजारी लोग, पोर्टर्स, कुली लोग जो सामान ढोते हैं, बेगर्स, भिखारी, हॉकर्स, और फेरी वाले जो सामान बेचते हैं। तो इन लोगों से पूरे प्लेटफॉर्म भरे हुए थे जिन जिन स्टेशन पे भी ये ट्रेन रुकती थी। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुटेड एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट लगभग हर कोई, तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या है, लगभग, एवरीवन हर कोई, वाज बेयर फुटेड का मतलब नंगे पैर, तो लगभग हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड, और वेशभूषा पहनी हुई थी इन लूज वाइट गारमेंट, मतलब उनकी जो वेशभूषा थी वो ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्रों वाली थी। और ढीले ढाले सफ़ेद वस्त्रों वाली, अगर हम 1950 की बात करते हैं तो वो वेशभूषा हमारी होती थी धोती कुर्ता, जो सफ़ेद कलर के होते थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन who spoke English. I would ask at least 3 people. मैं लगभग 3 लोगों से बात करता रहा before I could find one who spoke English. जब तक कि मुझे एक ऐसा इंसान ना मिल गया जो इंग्लिश बोलना जानता था, तो कम से कम मैंने 3 लोगों से बातें की। We would talk world affairs and every major topics. The news of the day produced. We would talk world affairs. हम सांसारिक मामलों के बारे में बातें करते रहे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर बड़े टॉपिक के ऊपर, विषय के ऊपर हम बात करते रहे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, और उस दिन की जो ताज़ा खबर रहती थी उनके बारे में हम चर्चा करते हुए चले। मतलब जो इंसान मुझे मिला जो इंग्लिश बोल सकता था उसके साथ में सांसारिक बातें करता चला गया मैं। हर शीर्षक पर, हर विषय पर मैंने उससे बात की, और जो उस दिन की जो तरोताज़ा खबरें थी उन पर भी मैंने उससे चर्चा की। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation. In this way, मैं बात क्यों कर रहा था? In this way, इस प्रकार, I was trying, मैं कोशिश कर रहा था to get a feel of the pulse of the nation. Nation के लोगों की भावनाओं को, pulse of, feel of the pulse, लोगों की भावना। तो राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को जानने की मैं कोशिश कर रहा था, मतलब उन लोगों को मैं समझने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उनका ऑफिसर्स के प्रति, जो ऑफिसर लोग होते हैं, मतलब सरकार के प्रति और उनसे आने वाली रिपोर्ट्स के प्रति लोगों की क्या राय है, इस सब को मैं चेक करता हुआ चल रहा था, मतलब चेक कर रहा था। इसी उद्देश्य से मैं उस इंसान से बात कर रहा था जो इंग्लिश बोल सकता था। The route lay through one of the richest of India's agricultural area. This was the plain of the Upper Ganga River, 1,000 feet above sea level but tropical. The Ganga was brown-silt, swollen with floodwaters, its overflow inundating thousands of acres of rice. To the north were jungles, great expanses of grass,
higher than a man's head and unbroken except for an occasional clumps of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. The route, ले थ्रू, वह रास्ता जिससे गुजरकर मैं जा रहा था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, वो एरिया भारत के सबसे ज़्यादा कृषि भूमि वाले, मतलब सबसे ज़्यादा समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों में से एक था जिस रास्ते से मैं गुजर कर जा रहा था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, और ये अपर गंगा रिवर मतलब ऊपरी गंगा रिवर का मैदानी क्षेत्र था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो कि समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था ये मैदानी एरिया, अगर हम उसकी ऊंचाई समुद्र तल से मापें। बट ट्रॉपिकल, लेकिन ये एरिया ट्रॉपिकल था, उष्ण कटिबंधीय था, मतलब वहाँ पर गर्मी थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा ब्राउन सिल्ट से भरी हुई थी, भूरे रंग की गाद से भरी हुई थी, कीचड़ से भरी हुई थी। सोलन फूली हुई थी, उफनी हुई थी। विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से उसमें उफान आया हुआ था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस ऑफ राइस, और इसके ओवरफ्लो ने मतलब इसका जो ओवरफ्लो था, उफान था, इनंडेटिंग डुबोए हुए था, थाउजेंड्स ऑफ एक्रेस ऑफ राइस, चावल की हजारों एकड़ जमीन को उसने डुबोया हुआ था, जहाँ पर चावल की फसल हो रही थी। बाढ़ की वजह से पूरी फसल डूब चुकी थी। टू द नॉर्थ were jungles, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clumps of trees. To the north दिशा में, उत्तरी दिशा में were जंगल्स थे। Great expanses of grass, जहाँ पर विशालकाय घास थी, higher than a man's head, जो आदमी के सर से भी ऊंची थी, and unbroken except for an occasional clumps of trees, और इससे आगे जाके विशालकाय वृक्ष का झुरमुट, जो अंतहीन कतारें थी, वो दिखाई दे रही थी। द होम ऑफ टाइगर्स, और उस वन के अंदर जिसमें घास सर से ऊपर थी और पेड़ों के झुरमुट अंतहीन थे, उस जंगल में टाइगर्स, एलिफेंट्स मतलब चीता, हाथी, पाइथॉन्स, अजगर एंड कोबरास और नागों का निवास था। तो जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वो रास्ता भारत के सबसे ज़्यादा समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों में से एक था, और यह ऊपरी गंगा रिवर मतलब ऊपरी गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र था, और यह मैदानी क्षेत्र समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन गर्म स्थान था। गंगा पूरी तरह से ब्राउन सिल्ट से भरी हुई थी, उफान पर थी बाढ़ के पानी की वजह से, और इसका जो उफान था उसने हजारों एकड़ चावल की फसल को डुबोए हुए था। और उत्तरी दिशा की तरफ जंगल था जिसमें बड़ी बड़ी घास थी जो आदमी के सर से ऊपर जाती है, और बड़े बड़े विशाल काय पेड़ों के झुरमुट थे जो अंतहीन थे, और जिनमें टाइगर, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स और कोबरास रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो फिर दोबारा से इसको रिवाइंड करो। और मैंने जो बताया कि सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरमीडिएट के तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो प्रोनाउंसिएशन में ज़रा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रीडिंग अच्छे से कर पाओ, रीडिंग स्किल तुम लोग अपने अंदर डेवलप कर पाओ, मतलब जो पढ़ रहे हो वो साथ के साथ समझ भी आ रहा है। सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का भाव किस तरह से निकल कर आ रहा है वो तुम्हें सीखना हो, वो तुम्हें सीखना चाहिए, और वो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए जितना भी तुम लोगों ने पढ़ लिया है। और पूरा पैसेज का क्या भाव निकल के आता है, क्या अर्थ निकल के आता है, वो अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। जब तुम एक्सप्लेनेशन करने जाओगे तो वहाँ रेफरेंस में दोगे कि उसके
लेसन का नाम दोगे, राइटर का नाम दोगे और कॉन्टेक्स्ट में दोगे कि यार किस कॉन्टेक्स्ट में किस संदर्भ में ये बात कही गई है, तो उसकी पूर्व जो बातें हुई हैं उसे तुम लोगों को बताना होगा। और एक्सप्लेनेशन में अपने ही वर्ड्स में जो भी तुम्हें पैसेज समझ में आया है उस पैसेज को अपने ही वर्ड्स में तुम्हें लिखना होगा, इसे एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, और तब तक के लिए हैव ए गुड टाइम।